महारथी सेगमेंट में आज हम जिन मेहमान से बातचीत करने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से हमको गाइड करेंगे। निखिल खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं पहले ओवरऑल मार्केट्स पे ही आपका एक व्यू पॉइंट लेना चाहता हूँ। इस समय बाज़ार को आप कैसे रेट कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये बायर्स फेवरेट मार्केट है, आपको लग रहा है कि सेलर्स फेवरेट मार्केट है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सेलेक्टिव मार्केट है, इसके अंदर बायर और सेलर दोनों जिंदा रहेंगे बट दोनों को सिलेक्शन एक्सट्रीम एंड पे जाके करना होगा? गुड मॉर्निंग। थैंक यू शो में मुझे लाने के लिए। नहीं मेरा व्यू है कि मार्केट अभी काफ़ी चीज़ों को प्राइस इन करके चल रहा है। स्पेसिफिकली इंडिया में जो पॉलिटिकल जो इलेक्शंस हमारे यूनियन इलेक्शंस होने वाले हैं, उसकी बात को पूरा उसका जो रिजल्ट्स है उसको काफ़ी प्राइस इन करके मार्केट चल रहा है। अगर हम देखें कि कंपनीज में वॉल्यूम ग्रोथ तो ज़्यादा नहीं रहा है, मगर मार्जिन ग्रोथ कंपनीज में लास्ट ईयर में काफ़ी सब्सटेंशियल रहा है बिकॉज़ ऑफ कूलिंग डाउन ऑन इन्फ्लेशन। तो उसकी भी प्राइस इन मार्केट काफ़ी करके चल रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं मार्केट जिस लेवल पे है, तो डेफ़िनेटली बहुत सिलेक्टिव डिसीजन मेकिंग रखनी पड़ेगी एज़ फार एज़ स्टॉक पिकिंग इज़ कंसर्न्ड, से सेक्टर पिकिंग इज़ कंसर्न्ड। तो डेफ़िनेटली इट्स अ वेरी सिलेक्टिव stock pickers and a sector pickers market. It is not a very clear trend driven market. ओके, ट्रेंड ड्रिवन मार्केट नहीं है, पर निखिल, जिस तरीके की खबरें एनबीएफसीज को लेकर आ रही हैं और क्या नज़रिया रखते हैं आप एनबीएफसीज में? कैसे सिलेक्टिव हो जाना चाहिए अभी एनबीएफसी स्पेस में, और कोई पॉकेट्स जहां पे आप हाईलाइट करना चाहेंगे कि अभी भी अच्छे मौके हैं? कोई स्टॉक आइडियाज़ अगर आप दे पाएँ तो। सी एनबीएफसीज को लेके और इनफैक्ट नॉट जस्ट एनबीएफसीज, इनफैक्ट रिटेल लेंडिंग ऑफ मेनी वेज को लेते हुए आरबीआई ने काफी महीनों से हर सेवरल सिग्नल्स रिटन में और अपनी स्पीच में और अपने पॉलिसी के पेपर्स में काफी फॉर्म में आरबीआई ने बाजार में लाए हैं। और उसकी वजह से हमने देखा था कि वो बार-बार वो बोल रहे हैं कि रिटेल लेंडिंग बहुत एक्सेसिव हो रही है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग बहुत एक्सेसिव हो रही है। उसमें दे डोंट वांट कि इतनी एक्सेसिव लेंडिंग हो, तो कोई भी एक इंडस्ट्री में कोई डाउनटर्न आए, तो रिटेल और बैंकिंग सिस्टम दोनों कहीं न कहीं एक गलत तरह से फँस जाएँ। तो आई थिंक दे हैव बीन वेरी कॉशियस, दे हैव बीन सिग्नलिंग, दे हैव बीन इन्फॉर्मिंग several institutions, including banks, of correcting a lot of these excesses in the system. I think वो excesses में ही कहीं पे non compliances कुछ ज़्यादा हो गए, तो कुछ कंपनीज पे उस चीज का पेनल्टीज और उसके अगेंस्ट कुछ मूव्स अभी पास्ट कपल ऑफ डेज में भी और पास्ट फ्यू वीक्स में भी काफी हमें देखने को मिले हैं। इट इज आई थिंक व्हेन वी सी दिस इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक वो राइट डिसीजन है। इंडस्ट्री को थोड़ा नॉर्मलाइज करेगा, ग्रोथ को थोड़ा नॉर्मलाइज करेगा, और बैंकिंग और हमारी एनबीएफसी सेक्टर बहुत स्ट्रांग होगी। आई थिंक इसको देखते हुए हमारा व्यू ये है कि अगर इस माहौल में अगर हमें अच्छी तरह कुछ प्ले करना है, तो हमें थोड़ा वैल्यू में प्ले करना चाहिए एक फाइनेंशियल सेक्टर में। और वैल्यू आज की तारीख में हमें लग रहा है कि लार्जर बैंक्स में काफ़ी अच्छी वैल्यू है। उनमें आपका प्ले एक रिटेल का भी प्ले हो जाता है, आपके पास एक कॉर्पोरेट लेंडिंग का भी प्ले हो जाता है। तो लार्जर बैंक्स में चाहे वो स्टेट बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो, ये तीनों बैंक आर द राइट वे टू प्ले द एंटायर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट जो कि रेगुलेटरी टाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस सेक्टर में। ठीक है। निखिल जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। निखिल जी, हम देख रहे हैं बाजार में कि स्मॉल कैप मिड कैप का बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, लार्ज कैप्स का अलग भी है। आप लार्ज कैप्स की तरफ बैंकों में कम से कम सलाह दे रहे हैं। क्या बाकी स्टॉक्स में भी यही अप्रोच रखना चाहिए? क्योंकि हमने देख रहे हैं कि वहाँ पर पिटाई हो रही है। एमफिन ने म्यूचुअल फंड हाउसेस को निर्देश दिए कि जो फ्रॉड हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मेजर्स लेके आए। आप किस तरह से गाइड कर रहे हैं अपने सगे संबंधियों को, या फिर हमारे दर्शकों को कैसे गाइड करेंगे? क्या पोर्टफोलियो में थोड़ा सा शिफ्ट कर लें अभी लार्ज कैप की तरफ फिलहाल के लिए?
जी अभिषेक, आई थिंक बहुत क्लियर व्यू है, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है कि मिड कैप और स्मॉल कैप को आप बहुत जेनरिक व्यू में इन्वेस्ट ना करें। लार्ज कैप विल बी द लार्जर प्ले इन द मार्केट, वहाँ पे ज़्यादा अल्फा बनेगा इन द मीडियम टर्म। अगले 3 से 6 महीने के अगर हम व्यू को देखें, वहाँ पर वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, मगर उसमें भी आई थिंक हमारा ये व्यू है कि जिस हिसाब से मैंने आपसे एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करी, एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करी, मैंने आपसे एक यहाँ पे रेगुलेटरी कॉन्टेक्स्ट की बात करी, मगर एक और कॉन्टेक्स्ट जो बाजार में है वो है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। आई थिंक ग्लोबली हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट्स में और इवन पार्ट्स ऑफ यूरोप मार्केट्स में वापस इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड पैटर्न्स बदल रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से हमारी इंडिया से जो एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेसेस हैं उनमें बहुत शार्पर अल्फा दिखेगा। वहाँ पर ज़्यादा आपको उनके रिजल्ट्स, उनके वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे। तो अगर लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, हमें लगता है कि थोड़ा एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स जैसे फार्मा हुआ, जैसे आईटी हुआ, जैसे टेक्सटाइल हुआ, जैसे केमिकल्स हुआ, आई थिंक ये 3-4 स्पेसेस में इन्वेस्टमेंट को अपने ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। और इंडिया फोकस के हिसाब से बैंकिंग में काफी सिग्निफिकेंटली एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, स्पेशली लार्जर बैंक्स। ठीक है निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला हमसे बातचीत करने के लिए और अपना एक व्यू पॉइंट भी हमारे सामने रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।